मेरे पास आज भी मैम रिकॉर्डिंग है, इतनी गंदी गंदी गालियां देके गए हैं, जान से मारने की धमकी, तेरी नौकरी खत्म करवा दूंगा, जैसे तेरा बाप गया तू भी नहीं बचेगा, तेरा खानदान खत्म हो जाएगा, तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगा, तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा। पीछे से एक शूटर ने आके पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। बट अगर मैं बात करूं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो मेघा को मैं जहाँ से बाहर से देख पा रही हूँ, मेघा को बहुत ही वो किया जा रहा है कि मे बी शायद ही मर्डर में गई है, बट देन मैम बहुत लीनियंसी दिखाई जा रही है। जिस बंदे की सैलरी 1 लाख थी उससे वो 90,000 का मेंटेनेंस मांग रही है, 2 करोड़ वैसे और अलग से मिसलेनियस मेडिकल चार्जेस लगा के 3 करोड़ का। बट लॉस एकदम जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। प्रोटेक्शन आपको किसी पर्टिकुलर जेंडर का नहीं करना है, प्रोटेक्शन आपको एक पर्सन को देना होगा, चाहे वो एक महिला हो या पुरुष। मैं आपको सच बताती हूँ, जब अतुल सुभाष का केस हुआ था, मेरे भाई ने रोते रोते बहुत साफ शब्दों में कहा था, मम्मी से बोला था, मैं भी वही थी, मम्मी मेरे पास सारे सबूत थे, पर मैं जानता हूँ लास्ट कुछ काम नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन एनजीओ की। इस समय जो पूरे इंडिया में हो रहा है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। मैं बात कर रही हूँ मेरठ के मर्डर केस की, जिसमें एक महिला मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को टुकड़ों में काट दिया, फिर उसके बाद उसकी लाश को जो है सीमेंट से भरे हुए ड्रम में भर दिया। सारी की सारी मीडिया का जो है इस केस के ऊपर लगातार जो है फोकस है और हर पहलू के ऊपर जो है डिस्कशन हो रही है। शायद पहली बार इंडिया में एक पति जिसको एक जघन्य अपराध का शिकार बनाती है उसी की पत्नी, उसके ऊपर मैं इतनी डिस्कशंस देख रही हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि दिसंबर में जो अतुल सुभाष का सुसाइड हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं मीडिया ने अब ये भी देखना शुरू कर दिया कि पुरुषों की किस तरह से प्रताड़ना हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही जघन्य अपराध हुआ नोएडा में। एक बहुत ही नौजवान बैंक में काम करने वाले बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान मंजीत की दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक शूटिंग में मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर कौन करवाता है? और कोई भी नहीं, उनकी पत्नी जिनके साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था। मंजीत और मेघा कॉलेज टाइम के स्वीटहार्ट्स थे। उनकी शादी हुई थोड़े समय पहले ही, लेकिन जल्दी ही मतभेद हो गया और मेघा की फोर्स करने पर मंजीत ने उनके साथ अलग रहना शुरू कर दिया। सिमिलैरिटीज देखिए, यही मेरठ वाले केस में भी हुआ था। और उसके बाद मेघा की जो परिवार है वो मंजीत के परिवार के ऊपर हावी होता गया। इवेंचुअली थोड़े समय पहले मंजीत का मर्डर कर दिया गया। मेरे साथ आज मंजीत की बहन है रूपम। ये बहुत ही ज्यादा दिनों से मैं कहूंगी या बहुत ही ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है, बट बहुत ब्रेव है रूपम, जो अपने भाई की पूरी जद्दोजहद से लड़ाई लड़ रही हैं उनके इंसाफ की। अनफॉर्चुनेटली इनके पिताजी की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी। लास्ट ईयर रूपम, लास्ट ईयर एक्सीडेंट में वो गुजर गए थे। अब इनके परिवार में सिर्फ ये और इनकी माँ बची हैं और बचा है इनकी इंसाफ की लड़ाई अपने भाई के लिए। रूपम, शुरुआत करते हैं कि उस दिन के बारे में सबसे पहले मुझे बताइए कि मंजीत का जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ? मैम, रोजाना की तरह 8 बजे तकरीबन सुबह भैया घर से ऑफिस के लिए निकला था। हम गाजियाबाद में रहते हैं, उसका ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है, जो कि घर से तकरीबन 35 किलोमीटर के आसपास है। वो अक्सर 40 से 45 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस पहुंचते ही हमें कॉल कर देता है, मुझे या मम्मी में से किसी एक को, कि मैं पहुंच गया हूँ। उस दिन तकरीबन 40-45 मिनट बाद जब उसका कोई फोन नहीं आया तो मम्मी ने उसे कॉल किया। वो फोन अनआंसर्ड गया। मम्मी ने मुझे उठाया कि आप भैया को कॉल करो, वो फोन नहीं उठाया मेरा उसने। मैंने 3-4 बार कॉल की, कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया। 4th कॉल मेरा आंसर हुआ 96 पे और मुझे कहा गया कि आप कौन बोल रही? मैंने बोला कि जिनका ये फोन है मैं उनकी सिस्टर हूँ, आप मुझे बताइए वो ठीक है, उनसे मेरी बात करवा दीजिए। मैंने जब उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए वो ठीक है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप, ये हॉस्पिटल का नाम है, आप यहाँ आ जाओ। मैं उस हॉस्पिटल में पहुंची, मुझे बताया गया कि वो आईसीयू में है और वो ठीक है। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वो ठीक नहीं थे। सब हमारा परिवार पहुंचा, हमारे परिजन पहुंचे, हमारे पड़ोसी पहुंचे।
पहले लगा कि एक्सीडेंट है, हमें बताया गया कि गाड़ी से कुछ हुआ है, फिर बोला गया कि नहीं, गाड़ी के बाहर बेहोश मिले। पर तकरीबन 1-2 घंटे बाद हमें बताया गया कि किसी ने उनको गोली मार दी है। हमसे पूछा गया कोई दुश्मनी है या नहीं। आज तक इतना अच्छा मेरा भाई आईटी इंजीनियर था, उसके कभी किसी से मतभेद नहीं, बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर जब हमसे पूछा गया कि क्या आपकी कोई किसी से दुश्मनी है, तो हमें चीजें याद आई कि कैसे उनके ससुराल पक्ष उनके 6-7 महीने से रेकी कर रहे थे, वो उनके पीछे पड़े थे। पहले भी इस तरह की कंप्लेंट्स उसने की है। और हमने फिर पुलिस को ये चीज बताई, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में फिर क्या पाया गया रूपम? मैम, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मंजीत की वाइफ है मेघा, उनके ब्रदर हैं, जो अभी तक चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सचिन ने 2 शूटर हायर किए अपने बॉडीगार्ड के थ्रू। सचिन के बॉडीगार्ड है प्रवीण। प्रवीण के थ्रू उन्होंने 2 शूटर हायर किए। वो शूटर पिछले 2 महीनों से मेरे भाई की रेकी कर रहे थे। डायरेक्ट आते थे, हम जहाँ रहते हैं उस एरिया के प्रॉक्सिमिटी में वो रहते थे, होटल में। वो वेट करते थे कि किसी दिन मंजीत अकेला मिले अपनी गाड़ी में, या किसी दिन वो कैब से ऑफिस न जा रहा हो, या किसी दिन वो अपने कलीग्स के साथ ऑफिस न जा रहा हो, और जहां हमें मौका मिले हम उसे गोली मारे। 5-6 अटेम्प्ट्स हुए। कभी वो आउट ऑफ टाउन चला जाता था, कभी कलीग साथ में होते थे, कभी प्राइवेट कैब से जाता था, कभी कलीग्स होते थे कैब में, ऑफिस की कैब। बट 21 फेब को अनफॉर्चुनेटली वो शहर में था, वो अकेला था, उसकी गाड़ी में और कोई नहीं था उसके सिवा। मॉर्निंग का टाइम था, बहुत फ्रेश माइंड से वो ऑफिस जा रहा था। प्लस डेटा सेंटर है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस रात, एक रात पहले कुछ हुआ था, तो उसे सुबह जल्दी पहुंचने की थी। तो वो बहुत ही, वो ऑफिस की चीजें सोचते हुए, बात करते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। एंड उस दिन उनको परफेक्ट मौका मिला, जब सर्विस रोड पे जाके उसने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो की, अब सर्विस रोड मुझे लेना है। वहां उन्होंने जानबूझकर उसकी कार के आगे अपनी गाड़ी गिरा दी बाइकर्स ने। और जब वो उनको उठाने के लिए गाड़ी आगे पहुंचा, तो वो बाइक दूसरे साइड लेके चले गए। और वो जब उनके पास गए कि कहीं चोट तो नहीं लगी, गाड़ी में कहाँ लगी, इतने में एक से वो बात कर रहा है, बाइक पे 2 लोग थे। पीछे से एक शूटर ने आके पॉइंट ब्लैंक पे उसको यहाँ पे गोली मार दी। उसके 2 निशान है, एक यहाँ पे है नेक पे, और एक यहाँ पे है। यहाँ से गोली जाने का, यहाँ से निकलने रूपम, आपके ब्रदर की अपनी वाइफ के साथ लिटिगेशन भी चल रही थी? का। यस मैम। क्या क्या केसेस उन्होंने किए हुए थे? और अब मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ कि क्यों सिचुएशन जो है खराब हुई थी, क्यों लिटिगेशन शुरू हुई थी? मर्डर का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसकी तो उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करी होगी। बट मेघा और मंजीत की एक लंबा लव अफेयर होने के बाद उन्होंने शादी की थी, तो चीजें बड़ी क्विकली खराब हुई, वो किस वजह से हुई? मैम, वो एक दूसरे को सन 2016-17 से जानते थे। 2015 से 19 बैच में दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर से दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद भैया टीसीएस में उसको प्लेसमेंट हो गया, उसने टीसीएस ज्वाइन किया और वो आगे पढ़ाई के लिए आगे चली गई मेघा। फिर दोनों ने सोचा कि अब सही टाइम है लाइफ में, अब शादी कर सकते हैं। एंड दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज को बताया। हम मिथिलांचल ब्राह्मण हैं, वो राजपूत है राजस्थान के। तो उनकी फैमिली इस चीज से अग्री नहीं थी। उन्होंने शादी के टाइम पे भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी कि हम आपका सरनेम बदल देंगे, हम आपके अपने कार्ड्स में आपका नाम आपको कानपुर के परिहार बताएंगे। मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी की थी, बट ये चीजें उन्होंने हमें तब बताई जब 24 को सगाई की डेट और 28 को शादी की डेट फिक्स हुई। उन्होंने 19 तारीख को हमें ये चीजें बताई। तब तक रोका हो चुका था और हमारे पास बैक ऑफ होने का कोई ऑप्शन नहीं था। हमें लगा शायद ठीक है, लव मैरिज है, अब कोई बात नहीं, वो अपने समाज के सामने झूठ बोल रहे, पर हम अपना सच लेके चलेंगे। और ये हुआ भी। हमने अपने पूरे समाज को सच बताया। हमारे सारे कार्ड्स में हमने उनकी सारी डिटेल्स, अपनी डिटेल्स एकदम सही डाली, पर उन्होंने झूठ बोलना उधर से शुरू किया। हमें लगा ठीक है, वो अपनी तरफ से जो भी करे, पर भगवान के आगे ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब फेरे हो रहे थे उस टाइम पे भी ये चीज हुई, जिससे मेरे फादर खफा भी थे। एंड उसके बाद 28 जनवरी 2024 को ये क्या शादी क्या उन्होंने, मतलब मंजीत का नाम ही बदल दिया? पूरे परिवार का नाम, मंजीत सिंह परिहार, प्रमोद सिंह परिहार। हमें पूरी लिस्ट भेजी गई कि आपको ये बताना है, आपका गोत्र यहाँ है, आप यहाँ से हो, आपका मूल निवास ये है। पूरा मैसेज आया था, ये लिस्ट है और फेरों तक यही डिटेल, आपको कोई भी पूछे आप कहाँ के हो, आपको यही डिटेल देनी है।
बट इट वॉज टू लेट फॉर अस कि हम कोई एक्शन ले पाते, बिकॉज एज आई तो मंजीत ने इस चीज के ऊपर कोई मंजीत ने बात भी की थी उनके ब्रदर इन लॉ से, तो वो बोले कि हम हमारा समाज थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कम लेगा इस चीज के प्रति, पर शादी तो करवानी ही है। तो अगर हम अभी अब हम ऐसा नहीं करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शादी करना चाहते थे दोनों, तो लगा कि शायद यही सही तरीका है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है। फिर उसके बाद शादी हुई 4-5 को, फिर सब वो हनीमून पे निकल गए। मेरे फादर इवेंट मैनेजमेंट थे, वो अपने वहां पे चले गए, घर पे मैं और मम्मी थे। बट 11 की मॉर्निंग में हमें फोन आया कि मेरे फादर का समाल खा हरियाणा के पास एक्सीडेंट हो गया है। वो कैब में आ रहे तो उस कैब का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। मैम कहानी यहाँ तक बहुत सीधी थी कि शायद से शादी के बाद वो लोग, भैया का ट्रांसफर एटा था तो वो एटा में रहेंगे, हम अपना गाजियाबाद में रहेंगे। बट शादी होते ही अब था कि उस पे 3 डिपेंडेंट्स थे, उसके लिए एटा में रहना बहुत मुश्किल हो जाता मुझे और मम्मी को छोड़ के। तो उसने अपने बैंक से बात की कि क्या उसका ट्रांसफर हो सकता है। बैंक ने ग्रेटर नोएडा ट्रांसफर दिया कि थोड़ा दूर है, 35-40 किलोमीटर है, बट फिर भी आप फैमिली की प्रॉक्सिटी में रहोगे। बट ये चीज मेरे मेरे फादर 11 को खत्म हुए, उनके लास्ट साइड से हम लोग 23-24 को फ्री होके, जब हमने 25 को उनकी शोक सभा की, 25 फरवरी को, उसी दिन उनकी पूरी फैमिली आके उन्होंने हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों को बोलना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दिया कि इन दोनों माँ बेटी को समझा लो, दूर रहेंगे, हमारी बेटी इनके साथ नहीं रहना चाहती है। सबने हमें आके समझाया कि ये फैमिली बहुत खराब है, अब यही रास्ता, आप इन दोनों को थोड़ा सा स्पेस दे दो अपना, हम जानते हैं आपका दुख है पर आप इन्हें स्पेस दो। हमने वो स्पेस देने की कोशिश की, हमने सोचा कि ठीक है, हम इतना इन्वॉल्व तो नहीं आपके होंगे। फादर की डेथ हुई है, आपके फादर की डेथ के रिचुअल्स खत्म हुए हैं फरवरी 2023 की, ये बात है 24 की, 2024 शादी की। मेरे फादर 28 को शादी है, 11 को मेरे फादर खत्म ओ माय हुए। गॉड, ओके ओके, हम 2024 में ही सब। इनकी शादी हुई है और 2024 में ही 2 अंकल हफ्ते खत्म बाद, हुए हैं। हाँ। और अब मंजीत का जो मर्डर हुआ है वो फरवरी, फादर के डेथ के ठीक 1 साल और 10 दिन बाद। तो 25 फरवरी को उन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया कि मेघा आप लोगों के साथ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। हमें लगा शायद वो हमें चाहते हैं कि हम स्पेस बना के रखें, तो हम स्पेस रखेंगे, उनको उनका स्पेस देंगे, हमारा स्पेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 26 को वो अपने घर चली गई कि अच्छा बहुत दिन यहाँ पे रिचुअल्स में बहुत ज्यादा उलझ गई हूँ, मैं कुछ दिन अपने घर जाना चाहती हूँ। अपने घर गई, पर हमें बोला गया था कि वो 1-2 हफ्ते में आ जाएंगी, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद वो नहीं आई। 11 मार्च को रात को 12 बजे वो, उनकी पूरी फैमिली, उनके दीदी जीजा सब 12 बजे रात को हमारे घर आ गए। घर पे सिर्फ मैं, मम्मी और भैया थे, और भैया को भी नहीं पता था कि वो लोग आ रहे हैं। रात के 12 बजे हमारी सोसाइटी को उन्होंने ट्रेसपास किया, वो आए एंड उन्होंने आके फोर्स किया भैया को कि तुम्हें अलग रहना पड़ेगा, स्पेस देने से काम नहीं चलेगा, एक अलग स्पेस में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। हमने समझाने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो पाएगा, हम लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि हम खुद रेंट पे रह रहे हैं, फिर एक और जगह रेंट पे लेना फाइनेंशियली कितना ड्रेनिंग है, इमोशनली कितना ड्रेनिंग है। तो उन्होंने धमकी देके जाना शुरू कर दिया, अगर ये नहीं तो तुम्हारी नौकरी खत्म करवा देंगे, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी माँ बहन को नहीं छोड़ेंगे। इतना उन्होंने थ्रेटन किया मुझे और मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को भी, कि ये मत समझना कि तुम ब्रदर इन लॉ हो तो तुमको छोड़ देंगे, या ये मत समझना तुम हमारे दामाद हो तो हमारे लिए कुछ मायने रखता है ये सब। हमारी लड़की नहीं रहना चाहती है इस घर में, क्या रीजन दिया कुछ नहीं, बस वो नहीं रहना चाहती है। एंड देन फिर 12 मार्च से उन्होंने मेरे भाई को फिर बोला कि आप घर देखो जल्दी से जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है कि 2 हफ्ते से हम अपनी लड़की को घर पे रखे हुए हैं, वो यहाँ ज्यादा रहेगी तो समाज क्वेश्चन करेगा कि लड़की घर पे क्यों है। फिर उसने 2-3 दिन के अंदर घर ढूंढा, घर भी वो ढूंढा जो उसको था कि हाँ ये मेरे बजट में, उन्होंने डिनाई कर दिया, ये नहीं थोड़ा और बेटर ढूंढो। तो उसने थोड़ा और बेटर घर ढूंढा, जैसे भी कि अच्छा ठीक है एटलीस्ट वो थोड़ा शांत हो जाए। एंड देन 15 मार्च को दे शिफ्टेड। 15 मार्च को वो मूव आउट कर गए। बहुत टफ था हमारे लिए भी, बहुत टफ था भैया के लिए भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की डिमांड्स नहीं रुकी। उनका था कि नहीं, यहाँ कभी प्रीति जो उनकी सिस्टर है, मेघा की सबसे बड़ी सिस्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, उनकी डिमांड्स थी कि नहीं मेघा तुम्हारा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो लाइफ स्टाइल मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ मुझे दे रहे हैं। 11 मार्च को जब शिफ्ट के लिए वो फोर्स करने आए थे तो वो दोनों भी साथ में आए थे, तभी उनके डिमांड्स थी कि नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ ड्रिंकिंग पार्टीज नहीं हो सकती आपके घर में। क्लियरली मुझे ये कहा गया था कि यहाँ पे इस घर में दारू पीने की जगह नहीं है, मेघा अपने दोस्तों को कैसे लेके आएगी, ये सारी चीजें बोल के। तो जब वो लोग शिफ्ट भी हो गए नोएडा, तो उन लोग की भी यहाँ ये डिमांड थी कि मंजीत अगर अपनी मदर और सिस्टर से बात भी करेगा
तो फिर उन लोगों को पता चलता रहेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम अपने दोस्तों को बुला रहे हो, यहाँ क्या चीजें हो रही है। तो धीरे धीरे कोशिश करो कि उनका कनेक्शन कट हो जाए मंजीत से। एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट कि हमारी भैया से बातचीत ना हो। बहुत बार भैया डेटा सर्वर रूम में होता था, फोन नहीं लगता था, और अगर हम मेघा को कॉल करते थे तो पता चलता था हम तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी कि हम तो कब से ब्लॉक्ड है, हम उनका कॉल भी नहीं लगता था। तो हमारा भाई एक अलग जगह रहता है, इमरजेंसी के केस में मुझे उसको रीच आउट करना है, उसका फोन नहीं लग रहा तो हम किससे बात करें। ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ के साथ है तो हम वाइफ को कॉल करेंगे। मेरा मम्मी दोनों का नंबर ब्लॉक करके रखा था उन्होंने। फिर भी ठीक है, वी वर स्टिल मैनेजिंग समहाउ, वी वर स्टिल फाइटिंग आवर ओन केस, क्योंकि मेरे फादर का केस भी चल रहा था, तो वहां पे भी हम हैंडल कर रहे थे चीजें। चीजें वर्स्ट हुई जब 1 जून को अचानक मॉर्निंग में 6:30 बजे भैया का कॉल आता है कि मेघा के पापा का कॉल आया मम्मी के नंबर से। उसके पापा ने बात की, वो मुझे बहुत गालियां और मारने की धमकी दे रहे थे, और वो मेरे इस नोएडा वाले घर आ रहे हैं। और वो बहुत रो रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है हम भी वहां आते हैं। उसने कहा नहीं तुम लोग मत आओ, अगर तुम्हें भी कुछ कर दिया तो मैं देखता हूँ वो किस लिए आ रहे हैं। उसको खुद कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज सुबह 6:10 पे कॉल आया था उसके पास। उनके सेपरेट होने के बाद भी कोई इश्यूज थे क्या, मतलब कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से ये इंटरनली कोई इशू वैसे नहीं था, बट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था उसके लिए। इंटरफेरेंस बहुत इंटरफेरेंस था कि उनके डिमांड्स थे कि हम आपके घर पे डिनर करने आएंगे, हम पार्टीज करने आएंगे, जो मंजीत नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत एक होता है आपका प्राइवेट जो स्पेस है अपनी वाइफ के साथ, वो इन्वेड हो रहा था। बिकॉज कुछ भी उनके घर पे छोटा भी डेवलपमेंट होता था, मेघा तुरंत फोन कर देती थी, सचिन कॉल कर देता था मैं गुंडे लेके आ रहा हूँ, मैं प्रवीण को लेके आ रहा हूँ। तो भैया जब आपके पास लड़ाई के लिए कॉल आ रहे हैं, तो अगर आप वैसे मीट एंड ग्रीट के लिए आते तो थोड़ा डरता था कि इनकेस वो मीट एंड ग्रीट के लिए आए और फिर कुछ लफड़ा हो जाए, तो वो नहीं चाहता था कि वो इतना ज्यादा आए। ठीक है हफ्ते में आप 1-2 बार डिनर पे आ रहे हो, आप आ रहे हो ठीक है, बट उनका हो गया था हर दूसरे दिन। कभी अपने घर से वो खाना भिजवाते थे कि नहीं हमने बड़े प्यार से बनाया, आपको यही खाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें होने लगी थी। तो उसके बाद उस 1 जून को जो ट्रिगरिंग फैक्टर था, वो 1 जून को सुबह सुबह प्रवीण, सचिन, मेघा, उनके ऋषभ, उनके फादर भोपाल सिंह, उनकी मदर अजी, सुबह 6:30 बजे जब वहां पे उन्होंने कॉल किया, मैंने भैया को बोला कि ठीक है हम भी आते। उसने कहा नहीं तुम बताओ मैं हैंडल कर लूंगा। तो मैंने उसे बोला कि तू नहीं आएगा, तो तू नहीं भी बोलेगा तो भी मैं और मम्मी आ रहे हैं। उसने कहा नहीं ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर मेघा और मंजीत हमारे घर पे आए, बट आते ही व्हाट मेघा डिड वाज, हम सब यहाँ बैठे हैं कि अच्छा वो दोनों आएंगे, बैठेंगे, फिर उनकी फैमिली भी आएंगी, बात होगी, हमें लगा बात होगी। बट मेघा आते ही उसने फोन कॉल शुरू कर दिया और बहुत लाउडली गेट पे बोलने लगी मम्मी पापा ये लोग मुझे मारे, अब जल्दी आओ। माय ब्रदर हैज ऑल्सो मेड द वीडियो ऑफ दिस कि कैसे हम सब बैठे हुए हैं और वो गेट पे खड़े होकर फेक कॉल कर रही है कि ये लोग मार रहे हैं, इन्होंने दरवाजा बंद कर, दरवाजा खुला हुआ है, मैं दरवाजा खुला हुआ, इतना झूठ बोल रही है वो। मेरे भाई कह भी रहा है देख नाटक कर रही है। बट तभी 13 मिनट के अंदर कर डूमा से उनकी फैमिली उठ के आ जाती है और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं इसने मेरी बेटी को झूठ बोल के यहाँ बुलाया, इसने हमें लड़की ने यहाँ से कॉल किया तब हम आए। दिस वॉज ऑल वेल ऑर्गेनाइज प्लान कि हमें आना है, हमें ऐसे पोर्ट्रे करना है सोसाइटी के सामने कि ये हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आए, धमकी दी, मेरे पास आज भी मैम रिकॉर्डिंग है, इतनी गंदी गंदी गालियां दे के गए हैं, जान से मारने की धमकी, तेरी नौकरी खत्म करवा दूंगा, जैसे तेरा बाप गया है तू भी नहीं बचेगा, तेरा खानदान खत्म हो जाएगा, तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगा, तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोला है। सचिन ने नहीं, सिर्फ सचिन ने नहीं, सिर्फ भोपाल ने नहीं, सिर्फ रंजी ने नहीं, मेघा तक ने ये चीज बोली है। फिर पुलिस आई है, पुलिस ने समझाने की कोशिश की। पुलिस को पहले इंस्टेंस में लगा मे बी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने बोला आप बैठिए बात कीजिए, पर वो बैठे नहीं। वो बोले कि नहीं है ये सब फैमिली मैटर नहीं है, ये चीजें बहुत उससे बड़ी हो चुकी है, इंसान हर चीज जरूरी नहीं है। फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने जब डिस्कशन हुआ तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि फैमिली मैटर है, आप लोग बैठ के बातचीत कीजिए, बट उनको था कि नहीं ये फैमिली मैटर नहीं है, ये फैमिली हमारी लड़की के पीछे पड़ी है, ये फोर्स कर रहे हैं कि आप साथ रहो, जबकि मैम वो ऑलरेडी अलग रह रहे थे, फिर भी पुलिस के सामने वो चीजें एकदम अलग पेश कर रहे थे। तो उसके बाद से ये लोग अपने घर चले गए। मेघा बोला तुम यही रहो और उसको छोड़ के चले गए। उन्होंने भी अपने रिलेटिव्स को बुलाए थे, उनके रिलेटिव्स ने समझाया था कि आप कुछ दिन मेघा, उन्होंने सारा सिचुएशन सुना एंड दे सजेस्टेड कि आप मेघा को कुछ दिन अपने साथ ले जाओ, थोड़ा दिमाग शांत होगा दोनों का, पर नहीं वो छोड़ के चले गए। द मोमेंट वो छोड़ के गए, द मोमेंट उनके रिलेटिव गए, मेरे भाई बहुत रोने लगा कि ये क्या हो गया, मेरे सामने मेरी माँ बहन को घर में घुस के ऐसे गाली दी गई। क्योंकि जब वो एंटर हुए गाली देते देते भैया मुझे और मम्मी को लेके पीछे हटा हटा हटा, फिर उसने पुलिस बुलाई,
कि पुलिस आए रोके इस चीज को, उसको समझ नहीं आया था इसको रोका कैसे जाए। बेड पे चढ़ चढ़ के सचिन मुझे पीछे से गालियां दे रहा था, तेरा भाई तुझे देखता हूँ कितने दिन तक बचा लेगा, तुम दोनों माँ बेटी अपने भाई को। तो आप लोगों ने इमीडिएटली उसी टाइम पे उस दिन पुलिस हम कंप्लेंट क्यों पुलिस नहीं करी? स्टेशन गए थे उस दिन, हम पुलिस स्टेशन गए थे, वो लोग भी वहां पहुंचे थे। मेरे भाई का ऑलरेडी उसने एक सेक्शन 9 फाइल कर रखा था, वो उसकी हियरिंग में गया हुआ था। और उसने वहां पे हमने कंप्लेंट्स की थी उस दिन भी हमने जब पुलिस को भी कॉल किया, हम कोई सुनवाई नहीं उन चीजों की। अब तो तब तक जब ये जून में ये चीज हुई तब तक लिटिगेशन शुरू हो गया था? नहीं मतलब वो मंजीत छोड़ ने के- सेक्शन 9 फाइल कर दिया था? यस मैम, वो छोड़ के चली गई थी? वो एक्चुअली वो लोग चले गए, खुद मेघा को घर पे छोड़ दिया। एंड द मोमेंट वो गया और भाई रोने लगा, मेघा उठा के खींच के भाई को ले गई, चल नोएडा वाले घर। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। वो जाते जाते मुझे और मम्मी को इतना सॉरी बोल के गया कि अब, क्योंकि उसे पता था 10 मिनट अगर ये हारे फिर वो कुछ और कर देगी, फिर उसकी फैमिली उठ के आ जाएगी। वो चले गए नोएडा जहां वो लोग रहते थे। एंड देन मैम उसके बाद 20 दिन मेरे भाई ने बहुत कोशिश की बात करने की कि मेघा तुम्हें नहीं लगता जो उस दिन गलत हुआ, बट सेम स्टेटमेंट हर दिन कि नहीं उस दिन बहुत कम हुआ, मारना पीटना भी चाहिए था, ये तो कुछ नहीं किया मेरी फैमिली ने, अभी तो सिर्फ डराया और धमकाया है, जब इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी फैमिली कुछ कर रही है। सो शी वॉज वेरी फर्म, नॉट इवन अपोलोजेटिक फॉर अ वाइल कि ये चीज गलत की मेरी फैमिली ने, ऐसे तुम्हारी फैमिली को अब्यूज नहीं करना चाहिए था। इन लोग के पास मैं जो भी देख रहे हैं इसको मैं बताना चाहूंगी कि रूपम के पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिस दिन ये पूरी लड़ाई हुई थी। वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में साफ तौर पर मेघा की जो फैमिली है वो जिस तरह से बिहेव कर रही है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इतना हरास, इतना अब्यूज करने के बाद मेघा ने इन लोगों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला जिसमें वो अलेज कर रही है कि वो विक्टिम है और उनके साथ जो है वर्बल अब्यूज हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ। जबकि मेंटल टॉर्चर और अब्यूज जो हो रहा था वो मेघा की फैमिली की तरफ से मंजीत की फैमिली के साथ हो रहा था, उसके मंजीत की फैमिली की महिलाओं के साथ हो रहा था। और मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाहूंगी कि कानून कहता है कि महिलाओं का जो है वो उनकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन जब एक पुरुष की परिवार की महिलाओं का इस तरह से और इस हद तक टॉर्चर होता है, अब्यूज होता है, तब भी पुलिस जो है कंप्लेंट नहीं लिखती है। और यही हुआ इनके केस में भी। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठ जाता है कि क्या महिलाएं सिर्फ एक जो बहू है वही होती है? क्या सास महिला नहीं होती? क्या ननद महिला नहीं होती? क्या घर की बड़ी भाभी, छोटी भाभी महिलाएं नहीं होती? सिर्फ एक महिला जिसको अपना ही मनमानी करनी है, सिर्फ एक वही महिला होती है? एनीवेज फिर उसके बाद क्या हुआ मैम? फिर 20 जून को उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी का बर्थडे है और मेरी नानी आई हुई, मुझे मेरे घर छोड़ दो कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने रात भर मतलब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे घर छोड़ दो। अगले दिन भैया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है ओके 1-2 हफ्ते की बात है चले जाओ। पर 2 जुलाई को उनके फादर इन लॉ का फोन आया मेरे भैया को कि तुम कब लेने आ रहे हो मेघा को। भैया ने बोला कि मेरा भी नाइट शिफ्ट लगा है 3 दिन का, अब 3 दिन रुक जाइए, मैं संडे को आता हूँ। बट चूंकि इतना कुछ हुआ है 1 जून को, मुझे लगता है एक बार दोनों फैमिलीज को आपस में बात करनी चाहिए, तो मैं अपने कुछ अंकल्स के साथ आपके घर आऊंगा, दोनों फैमिलीज बैठ के बात करेंगी। सही बात है। बट उन्होंने फोन पे भैया को थ्रेटन करना शुरू किया एंड विद इन उस कॉल के आधे घंटे के अंदर अंदर फिर उसके बाद भैया को कहीं निकलना था, भैया चला गया, वो गार्ड को बोल के गया कि मे भी मेरे लॉज आ सकते हैं, जैसे ही आया मुझे कॉल करना। मैं मेरी लाइब्रेरी जाती थी, मैं लाइब्रेरी निकल गई। मैंने भी गार्ड को बोला कि मुझे भी ऐसा गुजरा है, क्योंकि सब देख चुके थे कैसे वो लोग करते हैं। मैंने कहा जैसे ही भैया कोई फोन आया मुझे इंस्टेंटली कॉल करना। मेरी मम्मी थी घर में अकेली, उन्होंने गेट अंदर से लॉक करके रहती थी। हम लोग मैम 1 महीने गेट अंदर से लॉक करके रहे, पीछे के गेट से एक्सेस करते थे कि किसी को लगे कि यहाँ कोई नहीं है। पर फिर भी आधे घंटे के अंदर सुबह तकरीबन 11:30 बजे सचिन, प्रवीण, भोपाल और मेघा फिर से हमारे दरवाजे पर। गार्ड का फोन आया कि आपके भाई के ससुराल वाले आए हैं। भैया को फोन गया, मेरी मम्मी घर पर अकेली थी, वो लोग गेट बहुत पीट रहे थे, जल्दी खोल, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। और मेघा भी साथ में थी उस टाइम पर, उस पूरे इंसिडेंट में। वो देख रही है उनके ब्रदर का बिहेवियर, वो देख रही है अपने बॉडीगार्ड का बिहेवियर, वो देख रही है अपने फादर का बिहेवियर। वो जानती है घर पे मेरी मदर इन लॉ अकेली होगी, बट स्टिल उन्होंने ये चीज नहीं रोकी। और मेरी मम्मी ने पुलिस बुलाई, मैं घर पहुंची, मेरे ब्रदर घर पहुंचे, पुलिस को हमने फिर सारी चीजें बताई। अगेन
फैमिली मैटर है, बैठ के सुलझाइए। फिर मेरे ब्रदर ने कंप्लेंट्स की, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने 3 तारीख को मैम सुबह 6 बजे अपना घर शिफ्ट कर दिया। हम अलग रेसिडेंस पे चले गए ताकि अगले दिन वो फिर ना आए। फिर 1 महीने के लिए हमने शहर छोड़ा। बीच में भैया यहीं पे था, और अगस्त से हमारे घर में मेंटेनेंस का नोटिस, डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस, भैया के ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में कंप्लेन का नोटिस आता गया। हर एक हफ्ते बाद कोई नया नोटिस, हर एक हफ्ते पे हमें कोई ना कोई नया नोटिस मिला है। आज मिला है कि वो 20 जून से मेंटेनेंस मांग रही है, 20 जून, जबकि वो बोल के गई थी कि मैं अपनी मदर के बर्थडे पे जा रही हूँ। 20 जून से मेंटेनेंस का नोटिस उन्होंने डाल दिया। जिस बंदे की सैलरी 1 लाख थी, उससे वो 90,000 का मेंटेनेंस मांग रही है। 2 करोड़ वैसे, और अलग से मिसलेनियस मेडिकल चार्जेस लगा के 3 करोड़ का उन्होंने डिमांड किया था। मेरा भाई, क्योंकि वो धमकी दे के गए थे सरकारी नौकरी छुड़ा दूंगा, ये वो, इतने कंप्लेंट्स थे उसमें। मेरे भाई ने बैठ के एक एक पॉइंट का मेटिकुलसली आंसर तैयार किया, प्रूफ इकट्ठा किया, क्योंकि उसे पता था वो ब्रेड विनर है फैमिली का। अगर वो इन फॉल्स केसेस में फंस जाएगा तो अगर आगे कैसे चलेगा। तो बहुत समझदारी के साथ उसने हर चीज का जवाब तैयार किया, लीगल चीजें देखी। सबने यही समझाया कि आप लीगली अच्छे से चीजों को लड़े तो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उसने सारे प्रूफ इकट्ठा किए, 6 महीने उसने सिर्फ प्रूफ इकट्ठा किए। मीडिएशन में चीजें गई, मीडिएशन में ईमानदारी से जाता था, हर 2 हफ्ते पे अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेके वो जाता था, चाहे किसी भी दिन मीडिएशन हो उसको जाना पड़ता था। बल्कि उसकी छुट्टी नहीं होती थी, फिर भी छुट्टी ले लेके वो मीडिएशन में जाता था, क्योंकि उसे पता था यहाँ नहीं गए तो वो क्या करती थी, वो ऑफिस में कॉल कर देती थी। वो 6 महीने से उसकी रेकी कर रही थी मैम, डिस्पाइट कि वो 20 जून से मीडिएशन, आपने मेंटेनेंस का केस डाला है। उस जुलाई अगस्त सितंबर भैया के ऑफिस में कॉल करती पूछती थी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड मिसिंग है, 2 दिन से घर नहीं आया है, आप मुझे उनके शिफ्ट का टाइमिंग बता दो। उसके दोस्तों को कॉल करके पूछती थी, मंजीत कहाँ है, मंजीत मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो हमारे जहां हम पहले रहते थे उस रेसिडेंस पे जाती थी सचिन और वो प्रवीण के साथ, कि अच्छा ये लोग घर में, शायद ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, मे बी ये घर में अंदर छुप के रह रहे हैं। हम जहां और भी पहले रहती, जब उनको पता था, क्योंकि शादी के टाइम पे एड्रेसेस दिए जाते हैं, बायोडेटा दिया जाता है, उन एड्रेसेस पे जाके पता किया कि कहीं ये लोग यहाँ तो नहीं छुपे हुए। एक बार भी डायरेक्ट मंजीत को कॉल नहीं किया है, इनडायरेक्टली चीजें कर रही है। अगर वो आपका हस्बैंड है, आप डायरेक्ट रीच आउट करो। बेसिकली मंजीत को इस एक्सटेंट तक टॉर्चर कर दिया गया था कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज, इसी तरह का प्रेशर चलता रहता तो कोई सरप्राइज नहीं होता कि वो शायद किसी दिन अतुल की तरह सुसाइड कर लेता। और एक्चुअल में जिस दिन अतुल सुभाष का सुसाइड हुआ है, मंजीत इन सब चीजों से गुजर रहा था। रूपम ने मुझे बताया कि उस दिन भी मंजीत बहुत रोया है, लेकिन फिर भी उसने जज्बा रखा और वो फाइट कर रहा था। लेकिन फरवरी में 2025 में उसकी इस फाइट को फॉरएवर एंड कर दिया गया, उसकी वाइफ और उसकी फैमिली ने। और उसके बाद शायद उसकी कोई फाइट बची नहीं और अब उसकी फैमिली फाइट कर रही है। नोएडा पुलिस इस मामले में एफआईआर लिख चुकी है। रूपम, क्या उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है? किस किस का अरेस्ट हो गया है? और आप क्या उस कार्यवाही से संतुष्ट हैं? हम पार्शली यस, पार्शली नो, बिकॉज जब हमने एफआईआर लॉन्च की थी, नामजद एफआईआर, शुरुआत मेघा से की थी हमने, बिकॉज चेन ऑफ साइकिल। एंड देन पुलिस ने सचिन को पकड़ा, पुलिस ने प्रवीण को पकड़ा, प्रवीण ने जो 2 शूटर हायर किए थे और जिनके थ्रू किए थे, पुलिस ने सबको पकड़ा, सबके बीच चेन भी स्टैब्लिश हो गया। बट जो मोटिव है और जहां से चीजें, हम जहां अपने परिवार में देखे जो कनेक्शन, हमारे थ्रू जो चीजें, हमारे, हम तो जानते ही मेघा को थे। मेरा भाई 8 साल से जानता ही सिर्फ मेघा को था। सचिन से बात उसने शादी के कुछ महीनों पहले जब बातचीत शुरू हुई कि हाँ जी भैया कह के, शादी से 2 महीने पहले से वो सचिन को जानता था और बहुत ही कम, बहुत ही फॉर्मल बात होती थी। तो अभी भी मेघा बाहर है, मेघा जो कि हर चीज में प्रेजेंट थी, बहुत ही ऑर्गेनिकली प्रेजेंट है, बहुत ही, वो दिख रहा है ऑन कैमरा, वो चीजें दिख रही हैं, कॉल्स रिकॉर्ड्स है उनके, कहाँ कहाँ उन्होंने कॉल किया है, हर चीज में मेघा साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है सचिन और प्रवीण के साथ, जो कि बॉडीगार्ड है सचिन के, जिन्होंने शूटर हायर किए, और सचिन जो मेघा के भाई है। बट अगर मैं बात करूं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो मेघा को, मैं जहां से बाहर से देख पा रही हूँ, मेघा को बहुत ही वो किया जा रहा है कि मे बी शायद ये मर्डर में नहीं है, मे बी,
बट देन मैम बहुत लीनियंसी दिखाई जा रही है और प्रिज्यूम किया जा रहा है कि शायद इसने कुछ किया नहीं। एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ कैसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैम अभी दिस इज द टाइम जहाँ इन्वेस्टिगेशन बहुत हार्ड होनी चाहिए, बहुत रिजिड होना चाहिए। मर्डर हुआ है, मैं मान सकती हूँ पहले उसने कंप्लेंट्स की थी तो आपने सीरियसली नहीं ली थी, बट उन कंप्लेंट्स का रिजल्ट है ये कि आज वो नहीं है। उस टाइम पे अगर आप थोड़े रिजिड होते, चलो आप तब नहीं, वो उस दुनिया में नहीं है, अब आपको रिजिड होना पड़ेगा। पुलिस के पास हाथ है, 4 हाथ है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए चीजें कर सकते हैं। वो एक कनेक्शन हम चाहते हैं कि हम मेघा के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाए, मेघा के चैट निकाले जाए, मेघा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखा जाना चाहिए। सचिन और प्रवीण का आपस में क्या लिंक है, सचिन और मेघा का क्या लिंक है, दोनों। क्योंकि मैम मेघा की एक टेंडेंसी है, वो अपना अकाउंट हर हफ्ते डिलीट करती है। वो पूरा केस में क्लियर कट है मैम। सचिन ने पूरा उनको बता रखा था कि जस्ट इन केस, आई एम श्योर, बिकॉज सचिन इज एन एडवोकेट, वो पूरा उनको पता था कि क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या आगे हम कर सकते हैं। तो मेघा को उन्होंने पूरी एक एक चीज वो समझा के गए हैं। जो इंसान दिसंबर से वो 5 उसके अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे भाई पे मारने के, 5 अटेम्प्ट में वो बच गया, दिस वाज द सक्सेसफुल वन, 5 अनसक्सेसफुल रहे। तो जब क्राइम इतने ऑर्गेनिकली हुआ है तो उसका वे आउट भी उन्होंने बहुत ऑर्गेनिकली निकाला होगा। वो तो एडवोकेट है, उसको पता है कि महिला होने की वजह से वैसे ही पुलिस जस्ट बिकॉज शूटर मेड अ मिस्टेक कि उसने एक जगह यूपीआई पेमेंट कर दी तो चलो वो पकड़े गए। बट मैम वो नहीं, वो इस चीज में इतना ऑर्गेनिकली नहीं था। बट मैम सचिन, मेघा और प्रवीण बहुत ऑर्गेनिकली थे। जब मर्डर का प्लानिंग हुआ है, जब शूटर ने एक्सेप्ट किया है कि हम टाउन में आए थे मारने के लिए, तब प्रवीण और मेघा बाहर है, उनको एक साथ बाहर भेजा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक भाई है जिसका एक बॉडीगार्ड है। ये भाई कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो सिर्फ भाई ने ही हायर किए हैं और उसकी बहन का कुछ लेना देना नहीं है। ये बहन जिसको हर महीने दिल्ली से भाई नहीं लेके जा रहा है, भाई का बॉडीगार्ड कहीं बाहर लेकर जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस महिला को किसी पूरी की पूरी प्लानिंग का, पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जैसे रूपम बता रही है कि 5 अटेम्प्ट हो चुके थे, ये 6ठा अटेम्प्ट था जो सक्सेसफुल हुआ। इतनी बड़ी स्कीमिंग और प्लानिंग उसका भाई कर रहा है, उसके फादर इन्वॉल्व हैं, फादर भी अब जेल में है, शूटर्स इन्वॉल्व हैं, इतने महीने से प्लानिंग चल रही है। और क्या ये महिला अपने ही तो घर में रह रही थी, किसी पड़ोसियों के थोड़ी ना घर में रह रही थी, किसी रिश्तेदारों के थोड़ी ना घर में रह रही थी। इसको उस कॉन्स्पिरेसी का पता ही नहीं। मतलब पुलिस ने उसको बिठाया और उसी दिन उसको छोड़ भी दिया। मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो निर्दोष है तो उनको फंसाया जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल उठा रही हूं कि यहाँ पे अगर एक पति की पत्नी का मर्डर हो जाता, यानी कि एक महिला का मर्डर हो जाता और इल्जाम जो है उसकी ननद के ऊपर लगाया जाता कि ननद ने पूरा का पूरा खेल रचा है, तो क्या पुलिस रत्ती भर वही पति के ऊपर शक नहीं करती? क्या पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, थरो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग कस्टडी लेके उसको पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करके नहीं छोड़ती? मर्डर के चार्ज में 302 में जो पहले आईपीसी में था, अभी बीएनएस में कोई और धारा होगी, जब नामजद है तो एक मर्डर के केस में नामजद को आप सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दे रहे हैं, ना उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा रहे हैं, ना उसकी मैसेजेस निकलवा रहे हैं। वो मंजीत के साथ अपनी चैट्स जो है वो बकायदा डिलीट कर चुकी है। उसने अपने फोन में एविडेंस नहीं छोड़ा है। क्या ये शक के घेरे में भी नहीं आता है? मेरा एक बहुत ही जेन्युइन सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, नोएडा पुलिस ने इस केस में काफी मेहनत की है। 4 लोगों को ऑलरेडी नोएडा पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, 4 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। उन्होंने इस फैमिली को बहुत सुना भी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि जब सूत्रधार जो है, जहां से पूरी की पूरी चीज शुरुआत होती है, क्या एक गहनता से जांच नहीं होनी चाहिए कि उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? सचिन कह रहा है कि मेरी बहन का कोई इन्वॉल्वमेंट है। सचिन खुद मर्डरर है। आप एक मर्डरर की टेस्टिमनी के ऊपर रिलाय कर सकते हैं या आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाय करना चाहिए? मेरी बस यही मेरे दिमाग में बस इस केस को लेके सिर्फ यही सबसे बड़ा डाउट है कि कैसे एक महिला को सिर्फ क्योंकि उनको प्रेमा फेसी लग रहा है कि ये तो बड़ी डिप्रेस्ड है, जबकि आप तो कह रहे हैं रूपम वो पुलिस स्टेशन में बैठ के हंस रही थी। हाँ, मैंने देखा था अपने सामने उनको। मैम वो डिप्रेशन नहीं है। मेरे भाई ने उनको एक बार हेडेक हुआ तो डॉक्टर के पास ले भी गया था जून में, तो डॉक्टर ने बोला कि हेडेक है, कोई नहीं, आप उसकी रिसीट भी है
कि हेडेक है, आप वो समझ में आ गया था कि रिफ्ट है, कि अच्छा ठीक है, आप नॉर्मल अपना मन शांत रखो, पति पत्नी के रिश्ते ठीक रखो, ठीक हो जाए। वो पर्ची दिखा के वो कह रही है मुझे डिप्रेशन है। एज फार एज आई नो, डिप्रेशन डायग्नोसिस होने में तकरीबन 2 साल लगते हैं, स्पेशली इफ इट्स क्लिनिकल डिप्रेशन। आप किसी को ये कहना कि मैं डिप्रेस, मैं भी विक्टिम कार्ड खेल सकती हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, मेरी मदर भी ये चीज कह सकती है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। ठीक है, डिप्रेशन टू सम लेवल समझ में आता है, बट आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हो टू सेफ गार्ड योर सेल्फ। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो कैसे आप फिर प्रवीण के साथ बाहर जा रहे हो, कैसे आप जब जब सचिन रेकी करने के लिए जा रहा है तो आप दोनों साथ हो, आप तीनों साथ हो इनफैक्ट, कैसे आप सभी कॉलेज के दोस्तों से उसके नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हो, दोस्तों के नंबर निकालने की, सबसे बहुत प्यार से बात करके पूछे अच्छा अब बातों बातों में कि कोई तो मंजीत का एड्रेस बता दे। इतना कॉन्शियसली आप, इतना कॉन्शियस हो आप यूट्यूब पे आपका एक कुकिंग चैनल है, आपने उस पर वीडियोज जब भी डाली थी जब आप बाहर गए हो, जैसे इंसिडेंट होता है और आपको पुलिस की कार्रवाई से छोड़ा जाता है, आपने घर जाके वो सारी वीडियोस डिलीट किए। आपने कुकिंग के वीडियोस रखे, पर बाहर जाने के उस टाइमलाइन में, जिस जिस टाइमलाइन में मर्डर हुआ है, आपने उस टाइमलाइन के वीडियोस डिलीट किए। क्यों? ये तो क्लियर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी और तरीके से देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है और बहुत जरूरी है कि ये जो छुपाया जा रही हैं चीजें, इनको सामने लेकर आया जाए। और जाहिर सी बात है कि ये किस केस में और ये एंगल भी है कि इनकी जो बहन है वो एक आला अधिकारी है और कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो पहले भी उन्होंने जो है, जब आप कह रही हैं कि आपके घर पे जब आके धमकी दी 12 बजे गई तो वो काफी डोमिनेट कर रही थी। और इस केस में मेरे से एक और इंसान कनेक्ट हुई है जो कि मेघा राठौर की बहन के पति की बहन है, यानी कि ननद है। और उन्होंने मुझे बताया कि उनके भाई के साथ भी यानी कि वो मंजीत का जेठ हो गया ना, मंजीत की साड़ू हो गया। तो मंजीत के साड़ू जो है, उनकी जो खुद की बहन है, उन्होंने भी हमारे को अप्रोच किया जब मैंने इस केस को उठाया। और उन्होंने कहा, उन्होंने इल्जाम लगाया है, एफआईआर भी शायद दर्ज हुई है, और उन्होंने कहा कि उनके परिवार को भी खतरा है राठौर परिवार से। और ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। और मैंने खुद वीडियोस देखी हैं वो, जहाँ पे ये जो सिस्टर है उनके घर के बाहर की भी वीडियोस हैं जहाँ पे उनके घर की रेकी करी जा रही है। तो ये जो फैमिली है, ये कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि शायद इनको कानून का कोई डर नहीं है, और ऐसी फैमिली के की अच्छी तरह से जांच ना हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। रूपम, क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगी एक बहन होने के नाते? आपका परिवार, आपका कहना है कि झूठे एलिगेशंस का भी बिल्कुल शिकार है। क्या देख रही हैं, क्या हो रहा है आज के समाज में? किस तरह से हमारे कानून जो है, आपको लगता है कि वो न्याय दे रहे हैं कि अब किया वो एक तरफा हो गए हैं? क्या एक्सपीरियंस किया है पिछले 1 साल में, जब से आपके भाई की लिटिगेशन शुरू हुई? आप भी एक महिला हैं। मैम, मैं भी एक महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चीज है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। बट जब हमारे लॉज एकदम बायस हो जाते हैं, मैंने पिछले 1 साल में ये देखा है कि लॉज बहुत बायस है, कोई प्रूफ नहीं देखा जाता है, कोई चीजें नहीं देखी जाती है, सीधा का सीधा सारा ब्लेम लड़के पे डाल दिया जाता है। आपके घर पे नोटिस आते जाएंगे, आप लगा दो अपनी जिंदगी वो प्रूफ होने में। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग प्रूफ अगर कर भी देते हैं तो भी उनके लिए उनकी जिंदगी आगे मुश्किल कर दी जाती है। ऐसे में लॉज को इंटरवीन होना बहुत जरूरी है कि आपने तो प्रूफ कर दिया कि आप इनोसेंट हो, लेकिन आपके ऊपर जिसने फॉल्स केसेस किए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। वो ऐसे ना चले जाए कि अच्छा ठीक है, मेन टाइम आता है, जैसे ही दिखता है सब कुछ अच्छा हो रहा है, केस विड्रॉ कर देते हैं। मतलब आपने सामने वाली पार्टी को पूरा परेशान कर दिया, और जैसे ही आपने देखा कि उसका सच अब समाज के सामने आ रहा है, आपने नाम विड्रॉ कर लिया। ऐसे में हमारे कानून आगे आने चाहिए, जैसे कि सरकार ने उस टाइम पे जब डाउरी एक्ट लेके आए थे और महिलाओं का साथ देने की कोशिश की थी, अब वो टाइम आ चुका है, हम 4 दशक आगे बढ़ चुके हैं। अब वो टाइम आ गया है जब ऐसे लॉज आए जो पुरुष का भी साथ दें। मैं ये नहीं कह रही कि लॉज बायस होने चाहिए, बट लॉज
एकदम जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। प्रोटेक्शन आपको किसी पर्टिकुलर जेंडर का नहीं करना है, प्रोटेक्शन आपको एक पर्सन को देना होगा, चाहे वो एक महिला हो या पुरुष। अगर पुरुष फॉल्स केसेस करते हैं तो उनको उनको भी, महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। बट अगर पुरुषों के अगेंस्ट फॉल्स केसेस हो रहे हैं तो उनके पास क्या रास्ता है? जब तक हमारी हायर अथॉरिटीज, जब तक हमारी गवर्नमेंट, जब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं लेके आएंगे, तब तक चीजें नहीं होंगी। मैं आपको सच बताती हूँ, जब अतुल सुभाष का केस हुआ था, मेरे भाई ने रोते रोते बहुत साफ शब्दों में कहा था, मम्मी से बोले था, और मैं भी वही थी, मम्मी मेरे पास सारे सबूत है, पर मैं जानता हूँ ये लास्ट में कुछ काम नहीं आएगा। उसे पता था कि 3-4 साल जीवन के कहीं नहीं गए लिटिगेशन में, अगर सिर्फ इतने ही केस रहे, और आएंगे। उसको एक, जैसे एक मीडिएशन में बोला भी था, बेटा कितना सैटरडे संडे देखोगे लाइफ में, अभी तो तुम्हारे ऊपर बहुत केसेस होंगे। सो मेंटली ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट कि अच्छा और भी केसेस आएंगे, ठीक है, बहुत बहुत लंबा मीडिएशन का प्रोसेस चलेगा, बहुत लंबे मुझे कानून के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत लंबे प्रूफ मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे। बट उसकी फाइट उन्होंने इस तरह से फुल स्टॉप कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लड़का मेटिकुलस है, ये चीजें इकट्ठा कर रहा है, बहुत पेशेंस है। उसको था कि फॉल्स एलिगेशंस नहीं होने चाहिए। उसने अपने आप को, उसको यही था कि मुझे एकदम राजा हरिश्चंद्र बन के सब कुछ प्रूफ करना है, पर जो उसका सच था वो चीजें लेके चल रहा था। उनको जैसे ही लगा कि ये सब कुछ सच 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 हो रहा है, ये तो बच जाएंगे ये लोग, तो उन लोगों ने उसे मार दिया। सोचिए आप, मेघा राठौर मोहतरमा 3 करोड़ रुपए मांग रही थी, और उनकी जो पिटिशन है वो इतनी इतनी लाफेबल है, इतनी लाफेबल है कि आप उसको पढ़ें तो आपको हंसी आ जाएगी। उन्होंने महीने के कुछ इतना बड़ा लंबा लिस्ट बनाया है उन्होंने, मोहतरमा ने, और उसमें रिकरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं। और भी मैं पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं है, मैंने उनकी पिटिशन पढ़ी थी, काफी मजाकिया पिटिशन है, बट सोचिए, पढ़ी लिखी है ना वो, क्या क्या आईटी इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है मोहतरमा, और सारी चीजें लेकिन उनको पति से चाहिए थी, सारी मेंटेनेंस उनको पति से चाहिए थी, फिर उनको 3 करोड़ रुपए की एलिमनी चाहिए थी। इतने अच्छे खासे परिवार की होके, एक जीएसटी ऑफिसर की बहन होके, उनको करोड़ों रुपए जो है अपने पति से चाहिए थे, जबकि उनकी शादी जो है कितने महीने चली? मुश्किल से 6 महीने मुश्किल से 6 महीने भी नहीं चाहिए थी। तो जब लोग आज के समय पे ये कहते हैं कि एलिमनी तो जो है अधिकार है महिला का, तो किस बूते पर अधिकार है, मेरा ये सवाल उठता है। लास्ट में रूपम, कुछ बहुत प्यारी यादें हैं मंजीत के साथ, और कैसा फील कर रहे हो? और आप, मुझे आपके लिए बहुत डर लगता है, बट यू वेरी ब्रेव, और आई एम विद यू। मैम, कभी कभी सामने वाले का प्यार और उसका इनोसेंस इतना ज्यादा होता है ना कि आपको दूसरी पार्टी का डर नहीं दिखता, खौफ नहीं दिखता। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मे बी माई लाइफ इज ऑल्सो इन थ्रेट, मे बी वो कुछ कर देंगे, बट मैं सोचती हूँ जीवन का जो ये टाइम है, उसकी यादें इतनी अच्छी, एज नॉट जस्ट एज अ सिस्टर, उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, वो इतना सच्चा, इतना इनोसेंट बच्चा था। मैं ये कहूंगी कि भले वो मेरा बड़ा भाई था, फिर मेरे साथ में एकदम छोटे बच्चे की तरह रहता था। आपने यादें पूछा तो मुझे याद है, बचपन में जैसे ही मम्मी सब्जी लेने जाती थी, उसको WWE का बहुत शौक था, और जॉन सीना का बहुत बड़ा फैन। रजाई गद्दे जमीन पे बिछा देता था, आज WWE खेल। ही वाज सच एन इनोसेंट बॉय। मुझे पूरे स्कूल में सब जानते थे, अरे ये तो दोहा वाले भैया की बहन है। ही वॉज वेरी वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड पोयम नरेटर, पोयम राइटर ऑल्सो। तो एक डायरी में उसने लिखा है कि आज मेरी पहली डायरी एंट्री है, मैं सुबह सो के उठा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे 2 कप चाय पिलाए। सो अगेन आई वुड से कि किसी का प्यार और किसी का व्यक्तित्व कई बार इतना अच्छा होता है ना, कि आप उसके छत्र छाया आप पे इतने, आपको इतना ताकत दे देते हैं कि आपको डर नहीं लगता। फिर दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन फाइट फॉर हिम, एटलीस्ट आई कैन लेट द वर्ल्ड नो ही वाज सच अ गुड पर्सन एंड nobody deserve this। नेचुरल डेथ होती तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया होता। दिस मैम, दिस वेरी थॉट इवन स्केयर मी, कि क्या उनको उसका वो मासूमियत, वो चेहरा नहीं देखा? मेरे फोन का वॉलपेपर आज भी मैं खोलती हूँ, उसकी वो आंखें देखती हूँ ना, लगता है कैसे कैसे उनका मन भी कैसे कर गया। ये बात अलग है, ठीक है, हम डिपेंडेंट है, वो सब बात की बात। इतने अच्छे व्यक्ति के साथ ये अंजाम देने का उनके 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 मन में आया भी कैसे ये ख्याल? He will always be with you।
बस रहेगा एज अ फाइटर. ही डाइड अ डेथ ऑफ डिग्निटी. He died with his truth. We are with you, Rupam. Okay, I am with you. I am with you for sure. And मेरी जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश के साथ, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कमिश्नर ऑफ पुलिस मैडम जो नोएडा की है कि इस केस को मेरे ख्याल से जितनी स्क्रूटिनी मिलनी चाहिए शायद उसमें थोड़ी सी कमी है. हम बहुत शुक्रगुजार हैं नोएडा पुलिस के जितनी भी उन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है, और जैसे क्विकली उन्होंने शूटर्स को पकड़ा उसके बाद बाकी अक्यूज को पकड़ा है. बट जहां तक मेघा का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, इस परिवार को अभी भी लगता है कि परतें जो हैं पूरा का पूरा क्राइम कॉन्स्पिरेसी के ऊपर वो सारी की सारी अभी नहीं हटी है. तो अगर इस फैमिली की प्ली को अगर थोड़ी सी हियरिंग दे दी जाए, थोड़ी कॉग्निजेंस दे दी जाए, और उस लेवल पे भी उस पर्सपेक्टिव पे भी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, तो बहुत शुक्रगुजार होगी ये फैमिली भी. और मेरे ख्याल से जिस इंसान का मर्डर हुआ है, जो सबसे बड़ा विक्टिम है यहाँ पे मंजीत, शायद उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया, जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो जो सारे हैं आज कानून की कगार में खड़े हो जाएं. शायद उसमें लगता है कि कोई कमी है तो उस कमी को जरूर पूरा करना चाहिए. और मैं ये भी पुलिस से मैं आग्रह करूंगी, सिर्फ नोएडा या यूपी पुलिस से नहीं, मैं पूरे इंडिया की पुलिस से आग्रह करूंगी. आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट व्हेन अ हस्बैंड or his family comes to you with folded hands to protect them, please protect them. Please listen to the threats they are being extended from the family of the wife and or the in-laws. ये लोग कोई हवाओं में नहीं, इनको कोई शौक नहीं होता है किसी पति और उसके परिवार को कि वो पुलिस को इस तरह की गुहार लगाए कि उनको जान का खतरा है. इतना डिले मत कर दीजिए कि मर्डर ही हो जाए. बहुत जरूरी है जब किसी को डेथ थ्रेट्स मिले तो आप उसकी प्रॉपर जांच करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें. तो आप देख रहे हैं कि ये मैटर स्क्वायरली वैसा है जहां पे इस इंसान के प्रॉपर कंप्लेंट्स फाइल करने के बावजूद भी जो है उसका मर्डर कर दिया गया. तो आगे कभी किसी इंसान को सिर्फ इस वजह से मरना ना पड़े कि जब उसने गुहार लगाई तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली. I request all of you to please share this video so that Manjeet and his family can get justice. Thank you so much.